तो चलिए आज आपको ले चलते हैं आनंद नाम के एक गांव में। यहाँ एक कहानी है स्वाद और स्वभाव की। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कभी-कभी हुनर से ज्यादा किसी का दिल कीमती होता है। आइए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में उतरते हैं। अच्छा, तो इस कहानी में हम 6 अलग-अलग पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी छोले भटूरे के घमंडी राजा से। फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा परिवार उसकी बादशाहत को चुनौती देता है और आखिर में समझेंगे कि असली दौलत होती क्या है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है आनंद गांव का सौरभ। भाई उसके हाथों में ऐसा जादू था कि उसके छोले भटूरे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन उसके इस लाजवाब स्वाद के पीछे ना एक कड़वा सच भी छिपा था, उसका घमंड और लालच। और यही चीजें आगे चलकर गांव वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सौरभ का हुनर कमाल का था। उसकी जो सीक्रेट रेसिपी थी उसमें हर चीज़ एकदम परफेक्ट होती थी। भटूरों में कुरकुरापन लाने के लिए थोड़ी सूजी, तलने के लिए बढ़िया वाला तेल और छोलों को वो गहरा रंग देने के लिए चाय पत्ती का पानी। भाई तभी तो इसके छोले भटूरे पूरे गांव में फेमस थे और स्वाद में उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इतना कमाल का हुनर होने के बाद भी सौरभ का असली चेहरा उसके लालच और बुरे बर्ताव से सामने आता था। वो ग्राहकों को खाना भी कम तौल कर देता था और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। और मजे की बात ये कि उसे गांव के करप्ट प्रधान की पूरी पूरी शय थी, जो उसे हर मुसीबत से बचाता था। अब कहानी का रुख एक दूसरे गांव की तरफ जाता है, जहां हम मिलते हैं मिथिलेश, उसकी पत्नी मधु और बेटे पित्थू से। वो लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। मकान मालिक उन्हें घर से निकाल रहा था, उनके सिर पर छत तक नहीं थी। ये सीन उनकी बेबसी और निराशा को दिखाता है, जो इस कहानी में आगे एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। तो इस गहरी निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब मिथिलेश का परिवार एक नई शुरुआत की उम्मीद में आनंद गांव पहुंचता है। क्या ये गांव उनकी किस्मत बदल पाएगा? किस्मत देखिए, उन्हें गांव के प्रधान से थोड़ी सी मदद मिल जाती है। वो उन्हें एक सरकारी जमीन के टुकड़े पर झोपड़ी बनाने की इजाजत दे देता है। अब प्रधान ने ये शायद अपनी इमेज सुधारने के लिए किया होगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी मेहरबानी गांव में कितना बड़ा बदलाव लाने वाली है। अब सौरभ की दुकान पर लगी लंबी लाइन देखकर मधु के दिमाग की बत्ती जली। उसने मिथिलेश से कहा, सुनिए, क्यों ना हम भी अपना छोले भटूरे का ठेला लगा लें? ये सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, ये उनके परिवार के लिए इज्जत की रोटी कमाने का एक जरिया था। और बस यहीं से आनंद गांव की कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मिथिलेश का छोटा सा ठेला सिर्फ छोले भटूरे नहीं बेच रहा था, वो तो गांव में ईमानदारी, प्यार और अच्छे व्यवहार का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। और ये चीज सौरभ के घमंड के लिए एक सीधी चुनौती थी। मतलब दोनों दुकानों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सौरभ का घमंड और लालच और दूसरी तरफ मिथिलेश का अपनापन और ईमानदारी। देखते ही देखते गांव वालों को समझ आ गया कि अच्छा खाना सिर्फ स्वाद से नहीं बनता, उसे परोसने वाले के अच्छे दिल से भी बनता है। और नतीजा आप सबके सामने है। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे अच्छाई ने बुराई को मात दी। सौरभ के ग्राहक दिन ब दिन कम होते गए और मिथिलेश के ठेले पर भीड़ बढ़ती चली गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि गांव के लोग अब सिर्फ स्वाद नहीं, इज्जत भी चाहते थे। अब अपनी हार देखकर सौरभ तो बौखला गया। वो भागा भागा गया अपने जीजा यानी गांव के प्रधान के पास और गुस्से में चिल्लाया, उस आदमी को इस गांव से बाहर फेंको, उसने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। मतलब वो अपनी हताशा में कुछ भी करने को तैयार था। जब लग रहा था कि अब प्रधान मिथिलेश और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनजान आदमी की एंट्री होती है जो इस पूरी लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ ये कि एक दिन जब मिथिलेश दुकान पर नहीं था, एक आदमी घबराया हुआ भागता हुआ उसके ठेले पर आया। उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। उसने मधु से हाथ जोड़कर कहीं छिपने की जगह मांगी। मधु ने इंसानियत के नाते उसे अंदर छिपा लिया, ये जाने बिना कि वो किसे अपने घर में पनाह दे रही है। प्रधान और सौरभ के धमकाकर जाने के बाद जब घर में सब डरे हुए थे, वो छिपा हुआ आदमी बाहर आया और उसने अपनी पहचान बताई। उसने कहा, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूं। ये सुनते ही मिथिलेश और मधु के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन जगदीश कोई ऐसा वैसा डाकू नहीं था। वो अपने उसूलों का पक्का था। वो सिर्फ अमीर और भ्रष्ट लोगों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था।
अन्याय उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। जगदीश की ये कहानी सुनकर मिथिलेश के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। अब मिथिलेश अकेला नहीं था, उसके साथ एक ताकतवर साथी खड़ा था और अब वक्त था पासा पलटने का। ये लड़ाई अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली थी, जहां विलन्स को उनके किए की सजा मिलनी तय थी। तो हुआ ये कि प्रधान ने मिथिलेश को गांव छोड़ने के लिए सिर्फ 1 दिन का अल्टीमेटम दिया। मिथिलेश ने सारी बात जगदीश को बता दी। जगदीश, जिसे अन्याय से सख्त नफरत थी, उसने वादा किया कि वो प्रधान को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। अगली ही सुबह, कल तक जो सौरभ धमकियां दे रहा था, वही सौरभ डरा सहमा मिथिलेश के पास भाग कर आया। वो गिड़गिड़ाने लगा कि उसके जीजा मतलब प्रधान को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे इस मामले से दूर रहने की धमकी मिली है। और यहीं पर मिथिलेश ने अपने बड़े दिल का सबूत दिया। बदला लेने का इतना अच्छा मौका होने के बावजूद उसने इंसानियत को चुना। वो जगदीश के पास गया और उसी आदमी की जान बख्शने की भीख मांगी जिसने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये उसके किरदार की सबसे बड़ी जीत थी। इस पूरे ड्रामे के बाद आनंद गांव में मानो एक नई सुबह हुई। चलिए अब देखते हैं कि इस टकराव ने सबकी जिंदगी को कैसे बदला और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। जान बच जाने के बाद प्रधान का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मिथिलेश से माफी मांगी। उसने माना कि असली दौलत पैसा या ताकत नहीं, बल्कि इंसानियत है, वही इंसानियत जो मिथिलेश ने उसके लिए दिखाई थी। और इस तरह कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। गांव में अमन चैन लौट आता है। प्रधान और सौरभ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और मिथिलेश का परिवार अब बिना किसी डर के अपनी मेहनत की कमाई से एक खुशहाल जिंदगी जीता है, जिसे पूरे गांव का प्यार और सम्मान मिलता है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जीने के लिए असल में किन चीजों की जरूरत होती है? शायद सिर्फ हुनर या पैसा ही काफी नहीं है, बल्कि दया, ईमानदारी और दूसरों के लिए इज्जत ही हमें असल में अमीर बनाती है।